दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और दोस्तों आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम है, इसकी आप एक अच्छी तैयारी के साथ में अपने एग्जाम के लिए जाएंगे तो एक अच्छा स्कोर करके आएंगे, और ये मैं आशा करता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूं। दोस्तों आज हम एक नई कड़ी में एक नया पेपर आपके सामने में लेकर आया हूं, और इसको सोल्यूशन यहां पर हम साथियों करने वाले हैं। क्या है, एक जो ड्राइवर का पेपर है जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को हम वन बाय वन करते जाएंगे। दोस्तों यहां पर फालतू के जो क्वेश्चन है उन पर हम टाइम नहीं जाया करेंगे। जो अच्छे प्रश्न है उनको बताते हुए हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को पूरा करना चाहेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो स्टडी एट होम परिवार है इसके ऊपर दोस्तों ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। और दोस्तों इस ऑनलाइन कोर्स का मात्र 333 रुपए में अभी मिल रहा है। शुरुआत में दोस्तों इसकी प्राइस है 1999 थी। दोस्तों आप सोचेंगे अब मैं इस कोर्स को कैसे पढ़ पाऊंगा। दोस्तों मैं बता देना हूं, यहां पर 90 तो कोर्स की क्लासें हैं और 40 जो ओल्ड पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ है, और यहां पर लगभग 15-16 स्पेशल क्लास मिलती है आपको। ठीक है, तो यहां पर ये जो 90 क्लास है इनकी डायरेक्ट आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहां पे पीडीएफ पढ़ के जो पीडीएफ आपको समझ में नहीं आती है उसकी वीडियो क्लास देखें। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कम समय में कोर्स को पूरा करने की। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आप अभी भी हमसे जुड़कर अपना कोर्स है साथियों पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों इसी कोर्स में हम क्रेश कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्रेश कोर्स केवल और केवल दोस्तों यहां पे आपको इस जो पूरा कंप्लीट कोर्स है इसी के साथ मिलने वाला है। अलग से लेंगे तो 249 इसका चार्ज है वो होगा। अब इस क्रेश कोर्स में क्या होगा, हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो कम समय में पूरा का पूरा रिवाइज करवाएंगे, वो भी लगभग दोस्तों यहां पर 12 से 15 घंटे में। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हम हर तरीके से आपकी सहायता करेंगे। और दोस्तों इसमें जो ये कोर्स है इसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी है साथ ही यहां पर करवाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों काफी अच्छा सेशन यहां पर आज ये होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे ड्राइवर पेपर सॉल्यूशन, इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं बता देता हूं ये एक ओल्ड प्रीवियस एग्जाम पेपर है, सारे के सारे प्रश्न वहां से लिए गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे, इसीलिए ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखने के लिए दोस्तों मैंने उचित है वो समझा है। प्रश्न संख्या 1 है, आपको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में जवाब है वो देना है। दोस्तों राज सर के पास में जो पढ़ेगा वो दोस्तों खोपड़ी में छेद पक्का करके आएगा। ये मैं आपको यहां वादा करता हूं, खोपड़ी में छेद है। अगर आप वहां मेरे साथ में नहीं पढ़ते हैं तो फिर छेद मुश्किल है, और जो मेरे पास में पढ़ेंगे वो खोपड़ी में छेद नहीं खोपड़ी को फोड़ के आएंगे। ये मैं आपको विश्वास इतना दिलाता हूं, पेपर को पूरा का पूरा तहस नहस करके आएंगे। इतना अच्छे दौड़ा के प्रश्नों को वहां पर हम क्या है हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आ चुका है। दोस्तों आपको रुकना नहीं है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट अपना भेज सकते हैं। नंबर मेरे ये हैं 8716418848। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर हमारे जो प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं सर आप सही नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे हैं। आपको मैंने एक इनाम भी दिया रखा है। आप अगर एक क्वेश्चन गलत बताते हैं स्टडी एट होम पर, एक गलत क्वेश्चन आप देते हैं कि गुरुजी ये आपका गलत प्रश्न रहा, आपको प्रति क्वेश्चन यहां पे 5 रुपए का इनाम दोस्तों यहां पे मिला जाता है। एक प्रश्न 5 रुपए आपको यहां पर हम देंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, बताओ 10% भी बताओ 50 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी वादा करता हूं, हमारे जो प्रश्न है, हमारा जो कंटेंट है, इसमें कहीं पर भी आपको कुछ भी गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, मिलती है तो मुझे बताओ। आप कैसे बताओगे, इस नंबर के माध्यम से। तो दोस्तों हम आपके माध्यम से आपकी एक अच्छी तैयारी करवाना चाह रहे हैं, और हम लगातार स्टूडेंट से जो इंटरसेक्शन करके या जो उनके साथ में वार्तालाप करके ग्रुप चैट करके उनसे लगातार हम जुड़े हुए हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन है उनकी करवा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आ चुका है। अपने मैनुअल ट्रांसमिशन वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा, यानी कि आपकी कोई गाड़ी ऐसे कोई माना कि मार्ग है और इसमें आपकी गाड़ी कहां जा रही है, आपकी गाड़ी नीचे की ओर जा रही है। साथियों क्या जा रही है, आपकी गाड़ी नीचे की ओर जा रही है। किधर, इधर। अब आपको यहां पे पार्क करना है, आप क्या करेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है। अभी मैनुअल क्या होता है गुरुजी ये भी बता दो। यानी कि जिस गाड़ी में हाथ से गियर को है वो क्लच दबा के गियर को चेंज किया जाता है, वो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। अभी ट्रांसमिशन किस खेत की मूली है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ट्रांसमिशन कहते हैं यानी कि जो गियर बॉक्स है आपका, उसको ट्रांसमिशन आप कह सकते हैं। वाहन को नीचे की ओर ढलान यानी इधर की ओर मुंह है,
पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं रखना, पहले में, रिवर्स में, टॉप गियर में। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, पहला गियर डालेंगे तो गाड़ी किधर जाएगी, आगे, और आगे ही ढलान है, मतलब नहीं लगाना है, यानी कि यहां पे कौन सा गियर लगाना पड़ेगा, रिवर्स गियर आपको लगाना है। यही मुंह इस गाड़ी का दोस्तों, यहां पे अगर मुंह किधर होता, मुंह अगर इधर होता, मुंह अगर इधर होता तो कौन सा गियर डालते साथियों, यहां पे तो आपको यहां पे कौन सा डालना है, फ्रंट गियर डालना होता, यहां पे रिवर्स नहीं डाल सकते। यहां तो हो जाता जो पहला गियर है और यहां हो जाएगा रिवर्स गियर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, इन दोनों में फर्क है। अगला प्रश्न, चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, आपका त्रिभुज है और इसके अंदर क्या बनी हुई है, गैप इन मीडियम का जो संकेत है साथियों बना हुआ है। सभी जानते हैं मध्य पट्टी में अंतर, इसे दोस्तों गैप इन मीडियम भी कहा जाता है, गैप इन मीडियन, MIDIAN, गैप इन मीडियन होता है, यानी कि जो सड़क है इसमें बीच में क्या है, अंतराल है। और ये अंतराल किस लिए होता है, जहां पर यू टर्न का प्रावधान होता है, यानी गाड़ियों को एक लेन से दूसरे लेन में या दूसरी साइड में जाने के लिए जहां पर डिवाइडर लगा होता है, जहां पर यू टर्न लेने के लिए जगह होती है, उसके लिए यहां पर गैप इन मीडियन का संकेत है वो दोस्तों लगा होता है। प्रश्न 3, यदि आपका वाहन फिसलना शुरू हो जाता है तो इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब आप साइकिल चलाते हैं, वो साइकिल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, तो बिगड़ने पर क्या होता है, एक साइड में ज्यादा जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस साइकिल को जिधर वो डोलती है, मतलब कि संतुलन बिगड़ता है, साइकिल को उधर ही ले जाते हैं, जिससे कि साइकिल वापस क्या है, सीधी हो जाती है। वही नियम यहां पे होता है। यानी कि माना कि गाड़ी आपकी इस प्रकार से है, ये आपकी गाड़ी है, ये पीछे का टायर है और ये आगे का टायर है। अब माना कि आपकी गाड़ी फिसलने लगी है, फिसलने लगी किधर, इधर फिसलने लगी है, माना कि ये टायर क्या है, इधर फिसलने लगे हैं। अब आप गाड़ी माना कि अगर इधर काटी आपने, इधर गाड़ी को मोड़ा, इधर घुमाया तो गाड़ी पक्का फिसलेगी, क्योंकि पीछे का टायर क्या है, ऑलरेडी इधर जा रहे हैं, आप उधर मोड़ रहे हो, मतलब ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, गाड़ी अगर इधर फिसल रही है तो आपको गाड़ी को इस साइड में घुमाना है। आपको क्या करना है, जिस साइड में अगर लेफ्ट साइड में गाड़ी टर्न हो रही है या फिसल रही है तो आपको लेफ्ट में टर्न लेना है, लेफ्ट में स्टीयरिंग को काटना है। इस बात का आपको ध्यान रखें। फिसलन की ओर चलाना, स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देना, भैया मत कर देना। फिसलन से दूर जाना, जितनी तेजी से हो सके ब्रेक लगाना, यह भी नहीं करना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 फिसलन की ओर चलाना, ये देखो यहां हो गया। गाड़ी अगर इधर फिसल रही होती है तो दोस्तों आप उधर काट सकते हैं, जिधर फिसल रही है उसी साइड में आपको गाड़ी को घुमाना है। अगला प्रश्न, सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम होता है। सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। जो गाड़ी होती है, पुरानी गाड़ियां होती थी, उनमें जब हमें मतलब कि चला करते थे तो हमें झटके लगते थे, और जो यात्री होते हैं दोस्तों इनको परेशानी हो जाती है यात्रा करते समय, क्योंकि लंबी दूरी पे जाते हैं, समय लगता है। इसलिए वर्तमान में समय के रहते यानी अच्छे जो सस्पेंशन सिस्टम है इनका प्रयोग वाहनों में किया जाने लगा है। क्यों, क्योंकि जो रोड के जो झटके हैं, रोड के जो खड्डे होते हैं, टूटी फूटी रोड है जहां पर यात्रियों को असुविधा होती है, इस असुविधा से बचने के लिए सस्पेंशन सिस्टम लगा दिया जाता है, ताकि वो जो रोड के झटके होते हैं वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं और यात्री तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहां पर प्रश्न आता है सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर सस्पेंशन सिस्टम का काम यात्री को सुविधा देने के साथ साथ में गाड़ी की भी सुरक्षा करता है। गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है वो कम से कम आएगा अगर आपकी गाड़ी में सस्पेंशन अच्छा लगा हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, मेंटेनेंस कम आएगा, यहां पर गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, क्योंकि यहां पर टूट फूट नहीं आएगी, इंजन में लीकेज नहीं होगा, और जो इंजन है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से काम करता रहेगा। और जो आपका जो सस्पेंशन है वे दोस्तों आपकी जो टायर होते हैं, टायर रोड के साथ में अच्छा संपर्क बनाए, इसमें भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ब्रेकिंग में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार से जो सस्पेंशन है ब्रेकिंग में, आपके ब्रेकिंग में हो गया, टायर के साथ जो सड़क का जो संपर्क है उसको बनाए रखना, गाड़ी का मेंटेनेंस कम करना, यात्रियों को सुविधा देना, ये चारों पांचों काम आपको याद रखने हैं। फ्यूल में किफायत करना, इंजन के शोर को कम करना, आरामदायक सवारी प्रदान करना, ब्रेक लगाने में सहायता करना। यहां पर दोस्तों मेन जो मुख्य जो होता है, मूलभूत पूछा है तो मूलभूत होता है आरामदायक सवारी प्रदान करना। ठीक है, वैसे देखो ब्रेक लगाने में सहायता करना, बिल्कुल सस्पेंशन जो सिस्टम होता है वो अगर अच्छा है तो वो जब ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी को बैलेंस रखेगा। क्या रखेगा, गाड़ी को बैलेंस रखने में मदद करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को निर्बाध मार्ग दिया जाना चाहिए। यानी कि निर्बाध यानी होता है खाली जगह देनी चाहिए, यानी कि आपको जगह है, माना कि कोई ऐसा वाहन आ जाए और गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको उसको रास्ता देना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों दो चीजें आती है, कई जो एग्जाम होते हैं इसमें जो कुछ प्रश्न वायरल चल रहे हैं, और दोस्तों ये वायरल प्रश्न क्या आया है, आज मेरे पास एक प्रश्न आया जिसमें ये बताया गया कि यानी कि एक माना कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो आप उस समय क्या करेंगे? आप भी गाड़ी चला रहे हैं और एक पीछे से एम्बुलेंस है वो सायरन बजाती हुई रेड लाइट के साथ में आ रही है, आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन था अपने वाहन को धीमा करते हुए बाईं साइड में कर लेंगे, एक ऑप्शन था अपने वाहन को बाईं साइड में करते हुए रोक लेंगे, ठीक है, एक ऑप्शन था अपने वाहन को बाएं करते हुए तेज स्पीड से चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आए थे, सारे कंफ्यूजेबल ऑप्शन थे। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, आप गति धीमी कर सकते हैं लेकिन रुकने का आवश्यकता नहीं है। आपको बस करना क्या है, जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको बस मार्ग देना चाहिए। अगर मार्ग चलते हुए संभव है तो आपको चलते हुए संभव है तो देना है, अगर अदरवाइज आपको वाहन रोकने से ही आप उसको मार्ग दे सकते हैं तो फिर रोकना भी चाहिए। यानी कि हमें क्या है, उसको यथासंभव प्रयास करना है कि उसको रास्ता मिल जाए। तो यहां पे पुलिस वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवायान, एक्सप्रेसवे, सुपर एक्सप्रेसवे बसें और उपरोक्त सभी। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि इसमें दोस्तों यहां पे एक तो एम्बुलेंस आती है, एक नंबर 2 अग्निशमन है, नंबर 3 पुलिस वाहन भी होते हैं। लेकिन प्रश्न इस हिसाब से आ गया है कि इसमें पुलिस वाहन को यहां में शामिल नहीं किया जा सकता। कल मैंने जो आपको इसरो का पेपर करवाया था, इसमें एक प्रश्न आया था कि जो आपातकालीन वाहन होते हैं उनमें शामिल होते हैं। तो यहां पर एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस, ये तीनों व्हीकल थे, उनमें शामिल थे। तो आपको यहां पर डरना नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए यानी कि एम्बुलेंस, अग्निशमन ओब्लिक यहां पर पुलिस आ जाए तो दोस्तों पुलिस वाहन को भी आपको क्या करना है, राइट मानना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो ठीक है, यहां पर ऑप्शन कुछ थोड़ा सा अलग आ गया है, इसलिए ऑप्शन 1 इसको हमें नहीं मानेंगे, बी इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न चिन्ह दर्शाता है। सभी को पता है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मोटी काली पट्टी है। क्या है? मोटी काली पट्टी है। अब ये एक एक्चुअल में जो ये चिन्ह होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंड का होता है, रेस्ट्रिक्शन एंड, इन रोक समाप्ति का चिन्ह होता है। लेकिन इसको कई जगह जो IRC 2007 है, इसमें दोस्तों इसको क्या कहा गया है, गति प्रतिबंध का समाप्त होना, यानी गति प्रतिबंध का अंत भी इसको बताया गया है। तो यह आप इसे समझिए कि ये गति का जो प्रतिबंध होता है उसका अंत होता है, ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह। एक्चुअल में इसे प्रतिबंध का अंत आप बोल सकते हैं, लेकिन गति शब्द आ जाए तो भी सही है साथियों। ये दोनों ही वर्ड है, वो दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और दोनों को यहां पर सही माना गया है। तो गति भी आ जाए तो भी आपको डरना नहीं है, तो भी इसका सही जवाब है यही होगा। और दोस्तों ये किस में होता है, ये ब्लैक सर्कल में होता है और ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत होता है। यहां पर ये दोस्तों इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, जहां पर रोड के ऊपर कोई अगर प्रतिबंध लगाया गया है उसको समाप्त करना है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 प्रश्न है, मेन रोड पर चलाते समय यदि आपके वाहन का ट्यूब टायर पंचर हो जाए तो आप क्या करेंगे? धीरे चलाएंगे, पंक्चर हुई ट्यूब या टायर की मरम्मत के लिए गैराज या फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर ले जाएंगे, वाहन को धीरे से सड़क के किनारे ले जाएंगे, वाहन को सड़क पर छोड़कर मैकेनिक को खोजेंगे और वाहन को सड़क पर छोड़ घर चले जाएंगे। मैं आपको एक नियम बताता हूं। एक नियम है कि आपके वाहन में स्टेपनी यानी स्पेयर जो टायर होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा टायर कहते हैं, जो हम अपने वाहन में रखते हैं, तो वो हर प्रत्येक वाहन में एक्स्ट्रा टायर होना चाहिए, ये नियम है। साथ ही अगर आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं है या आपकी गाड़ी में जो ट्यूबलेस टायर है उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ट्यूबलेस टायर को पंचर निकालने का किट आपके पास में होना चाहिए। या तो हो जाएगा टूल किट जिससे आप पंचर निकाल सकते हैं, या आपके पास में एक अतिरिक्त टायर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी सार्वजनिक सड़क पर दोस्तों पंचर हुई गाड़ी को आप वहां पर नहीं चला सकते। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चलाते हैं तो ये नियमों का उल्लंघन है, वो जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है साथियों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, वाहन को धीरे से सड़क के किनारे ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी को सबसे पहले रोड के किनारे है वो ले जाएंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। टायर में कम हवा के दबाव से आपकी ड्राइविंग में क्या बुरा असर पड़ सकता है? गाड़ी के जो टायर है इसमें जो है हवा कम आ गई है, तो इसमें इसका क्या है वो असर पड़ेगा, ये आपको बताना है।
थोड़ा सा फोन ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखते हैं कॉर्नरिंग। कॉर्नरिंग ब्रेक लगाने, स्टेबिलिटी में असुविधा, फ्यूल अधिक खर्च होना, टायर असामान्य रूप में खराब होना, टायर फेलियर की घटनाएं बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारण हो सकते हैं। जैसे यानी कॉर्नरिंग है, टायर के जो कॉर्नर होते हैं, हवा कम होगी वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और जो दोनों कॉर्नर होते हैं ये कॉर्नर खराब हो जाएंगे। नंबर 2 है ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाने पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उचित हवा का दबाव नहीं होगा तो गाड़ी सही तरीके से नहीं रुक पाएगी। स्टेबिलिटी यानी जो पोजीशन है वो सही पोजीशन गाड़ी की नहीं बन पाएगी। फ्यूल अधिक खर्च होगा, सही बात है। टायर असामान्य रूप से खराब होना, टायर फेलियर की घटनाएं होना, यानी हवा का दबाव अगर उचित नहीं है तो गाड़ी का टायर कभी फट सकता है या तुरंत कभी भी हवा है वो निकल सकती है या पंचर हो सकता है। तो यहां पर फेल भी हो सकता है और असामान्य रूप से खराब भी हो सकता है। तो सारे ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रक्षात्मक ड्राइविंग का नियम क्या है? रक्षात्मक ड्राइविंग अन्य वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों, सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका को ध्यान में रखते हुए वाहन सावधानी से चलाना, सड़क संकेतों की परवाह किए बिना गंतव्य तक पहुंचने के एकमात्र उद्देश्य के साथ वाहन चलाना। भैया केवल गंतव्य तक पहुंचना, बिना गंतव्य तक यानी कि परवाह किए बिना, परवाह भैया करनी पड़ेगी। इस धारणा पर गाड़ी चलाना कि अन्य सड़क उपयोगकर्ता अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क है। भैया क्या पता कोई नादान आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, कोई लर्नर आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको ये मानना है कि दूसरे जो लोग हैं वो सतर्क है या नहीं है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मैं सतर्क हूं और मैं आपकी सुरक्षा भी मैं आप स्वयं है वो करूंगा। तो ऑप्शन 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। आपकी कार का बीमा समाप्त हो गया है, अब आप इसे नवीनीकृत करने से पहले कब तक कानूनी तौर पर है वाहन चला सकते हैं? दोस्तों पहली बात तो 0 दिन, इसका जवाब सही हो जाएगा। बात है ये बीमा की, तो दोस्तों यहां पर मैं बीमा के बारे में बता देता हूं। बीमा 3 प्रकार की होती है। बीमा में 3 कंपनियां होती है। सबसे पहली जो कंपनी होती है वो होता है दोस्तों मालिक। कौन सा होता है? पहला जो होती है वो मालिक होता है। नंबर जो 2 होता है साथ ही यहां पर कंपनी होती है, ये होगी कंपनी। नंबर 3 जो होती है यहां पे थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी जो है वो होती है यहां पे, मतलब कि जिसका नुकसान होता है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। यहां पे जो वाहन होता है, इस वाहन का ये जो थर्ड पार्टी बीमा है ये दोस्तों होना जरूरी है। ये लिखा है दोस्तों यहां पे कौन सी धारा में? धारा 146 में ये लिखा गया है। और धारा 146 के तहत अगर आप बीमा कराए बिना वाहन चलाते हैं, बिना बीमा के, यहां पे मैं लिखता हूं बिना बीमा के अगर वाहन चलाते हैं तो यहां पर 2000 रुपए का जुर्माना और 3 माह की कैद का प्रावधान साथियों किया गया है। धारा की बात करें तो यहां पर 196 है, आपके ऊपर यहां पर लगाई जा सकती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां पे इंश्योरेंस के बारे में बात आई है, यानी कि जो इंश्योरेंस है इसको आपको कब रिन्यू करवाना चाहिए ये आ जाए तो यहां पर आपको हर वर्ष यानी वार्षिक रूप से, यहां पर वार्षिक रूप से आपको क्या है रिन्यू करवाना है। मैं बात करता हूं एडवांस रिन्यू की, तो आप 30 दिन एडवांस रिन्यू इसको करवा सकते हैं। यानी आपका माना कि 1 माह बचा है इस जो आपकी बीमा है उसको खत्म होने में, तो आप 1 महीने पहले उसे एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। निम्न चिन्ह दर्शाता है, एक त्रिभुज बना हुआ है, उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, तो ये किसका होता है? रास्ता दें, यानी कि गिव वे। गिव वे का चिन्ह दोस्तों ये होता है और इसका मतलब होता है कि सड़क पर आप जहां भी चल रहे हैं तो आपके दाएं साइड का जो आपका यातायात है उसको आगे निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता मिलना चाहिए और आपको रास्ता देना चाहिए। ये होता है मुख्य रूप से चौराहों पर, जहां पर कोई छोटी सड़क किसी बड़ी सड़क पर मिलती है या जो चौराहा होता है वहां पर लगा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? आदेशात्मक संकेत है। क्या है? आदेशात्मक संकेत की श्रेणी में आता है। बात करता हूं संकेतों की मैं साथियों, यहां पे जो संकेत होते हैं, जो संकेत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं और इनका उल्लेख दोस्तों यहां पर धारा 116 में किया गया है कि रोड संकेत लगाए जाएंगे। इन संकेतों का पालन करना एक कर्तव्य होगा किसका? ड्राइवर का। यह लिखा गया है धारा 119 में। अगर आप यातायात के संकेतों का पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों यहां पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान है जिसमें आपके ऊपर 500 का जुर्माना पहली बार में धारा 177 के तहत लगाया जा सकता है। यह किसके उद्देश्य में लगता है?
है इन आदेशात्मक संकेतों का पालन नहीं करने पर। मैं बता देता हूं कि ये संकेत जो होते हैं वो आईआरसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान में मैं बात करता हूं, आईआरसी की स्थापना भारत में 1934 में हुई थी और वर्तमान में जो नियम चल रहे हैं, जो रोड संकेत चल रहे हैं, वो दोस्तों आईआरसी 2012 नहीं है, आईआरसी 67 कोड के जो आपके संकेत हैं वो चल रहे हैं और इनका दोस्तों जो लॉन्च है, इनको 2012 में इनका प्रकाशन है, वो लास्ट बार में आईआरसी के द्वारा किया गया था। तो ये चीजें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अभी आईआरसी क्या है साथ में बता देना चाहता हूं। आईआरसी है आपके इंडियन रोड कांग्रेस। तो आपको थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1934 में होती है। तो ये जो काम करती है, किसका करती है? इन संकेतों का प्रकाशन का काम यहां पे करती है। तो ये चीजें आपको यहां पे नोट करके रखनी है, तभी आप एक अच्छी तैयारी है वो कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, वाहन का इंजन चालू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? यहां पर रेडिएटर के जल स्तर, इंजन ऑयल की स्तर की जांच करें, हेडलाइट की जांच करें, ब्रेक की जांच करें, एसी की जांच करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि रेडिएटर के जल स्तर की जांच करें, इंजन ऑयल की स्तर की जांच आपको करनी चाहिए जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है? इंजन अधिक होता है गर्म, ठीक है। कूलेंट का रिसाव, थर्मोस्टेट का बंद पड़ जाना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, उपरोक्त सभी। यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? इंजन अधिक गर्म हो रहा साथियों। काफी अच्छा प्रश्न यहां पे पूछा गया है। तो कूलेंट का रिसाव, थर्मोस्टेट का बंद पड़ जाना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन है, इनमें से कौन सा प्रश्न सी हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो ये सभी कारण है इसमें साथियों हो सकते हैं, यानी कि जो इंजन गर्म जो होता है इनमें ये सभी कारण उचित माने जा सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ये कारण तो हो ही सकते हैं लेकिन इन कारणों के संबंध में आपको सारी चीजें याद भी करनी है। जैसे मैं बात करता हूं कूलेंट का रिसाव, कूलेंट किस में भरा जाता है? रेडिएटर में भरा जाता है। तो जो कूलेंट का रिसाव कहां से होगा? रेडिएटर से हो सकता है। तो रेडिएटर में कोई समस्या आती है तो ये भी आप यहां पर ऑप्शन में आ सकता था। थर्मोस्टेट का क्या मतलब है? आप सभी को पता है थर्मोस्टेट कहां होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज है कि ये थर्मोस्टेट साला कहां पे लगा रहता है। नाम आता है वाटर आउटलेट पे, वाटर आउटलेट पे। एकदम सरल है समझने वालों के लिए, लेकिन आप समझते पता नहीं कैसे हैं। आज हो सकता है आप समझ आएंगे। यहां पे मैं बताता हूं, यहां पे है आपका रेडिएटर, ये क्या है? रेडिएटर। यहां पे ये क्या है आपका? ये आपका इंजन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। यहां पे रेडिएटर का क्या है? ये आउटलेट है, ये रेडिएटर का आउटलेट है और यहां पे आया, यहां पे आते ही इंजन में चला गया। ये रेडिएटर का इंजन का क्या है? इनलेट है, ठीक है। ये आपके इंजन का क्या है? यहां पे इंजन का आउटलेट है, ये इंजन का आउटलेट है, ठीक है। तो यहां पर आउटलेट हो गया। यहां पे आ जाएगा थर्मोस्टेट है। ये क्या आ गया? ये टी यानी थर्मोस्टेट आ गया, यहां से इस रेडिएटर में ये आ जाएगा। तो अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो थर्मोस्टेट होता है कहां पे होता है? वाटर आउटलेट पे। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ऐसा पूछ ले कि रेडिएटर का है या इंजन का है तो आपको देखो कैसे बताना है। ये आपको पूछ ले रेडिएटर के कौन से भाग में, तो रेडिएटर के इनलेट मार्ग पर, इनलेट मार्ग पर, ठीक है। लेकिन इंजन का पूछ ले तो आउटलेट मार्ग पे। और यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर इंजन का या रेडिएटर का कुछ भी नहीं आए, आपको केवल यह पूछे कि थर्मोस्टेट किस स्थान पर लगा होता है, तो आपको वाटर आउटलेट है साथ ऑप्शन है वो सही करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझे, रेडिएटर यहां से इंजन आया, इंजन से वापस गया और दोस्तों यहां पर वाटर पंप लगा रहता है और ये वाटर पंप इसका सर्कुलेशन है दोस्तों, यहां से चला जाता है वापस। अगर ये थर्मोस्टेट यहां से है यानी इसको बंद कर देता है तो ये पानी है वो केवल यहीं रह जाता है। क्या रह जाता है? यहीं रह जाता है। और अगर ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है तो दोस्तों यहां से ये वापस है वो चालू हो जाता है। थर्मोस्टेट को काम क्या होता है? यानी कि जो इंजन होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना। ये कार्यकारी तापमान क्या होता है? वर्किंग टेम्परेचर, यानी कि इंजन को चलने के लिए तापमान की भी आवश्यकता है। रेडिएटर का काम तो होता है इसको ठंडा करना, लेकिन थर्मोस्टेट का काम है इंजन को गर्म होने में मदद करना। यानी थर्मोस्टेट नहीं होगा तो इंजन गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो इस रेडिएटर से ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो इंजन होता है, इस इंजन को दोस्तों क्या आवश्यकता होती है? लगभग 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड की दोस्तों तापमान की आवश्यकता होती है। और ये जो ये तापमान है इसका वर्किंग टेम्परेचर कहलाता है। और इस पर वर्किंग टेम्परेचर का मतलब क्या है? जब जैसे डीजल इंजन है,
डीजल इंजन में हम हवा को दबाएंगे, दबाकर उसको गर्म करेंगे तभी तो डीजल जलेगा। तो अगर इंजन ठंडा है तो वो हवा गर्म नहीं हो पाएगी और उस स्थिति में समस्या आ सकती है। इसीलिए और इसमें रेडिएटर प्रणाली में यहां पर दोस्तों क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। और ये अगर बंद पड़ जाता है तो दोस्तों आप सभी को पता है ये बंद हो गया तो यहां से बंद कर देने से आपका क्या हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा। और यहां पर गर्म होने से क्या हो जाएगा, इंजन क्या है वो अधिक गर्म हो सकता है। निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, जो लाइट से चलने वाला जो यहां पर फैन होता है, पंखा होता है, वो भी अगर बंद हो जाता है तो दोस्तों तो भी क्या है, इंजन गर्म हो सकता है। कौन सा वाहन हाई वोल्टेज बैटरी का उपयोग है साथियों करता है, इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल वाहन, सीएनजी वाहन और उपरोक्त सभी। यहां पर आपको ध्यान से देखना है, हाई वोल्टेज बैटरी का प्रयोग की बात आई है तो सीधी सी बात है, वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग है साथियों किया जाता है। आप एक संकड़े पुल के पास आ रहे हैं, दूसरा वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है, आपको चाहिए, यानी आप तो पास में जा रहे हैं लेकिन एक दूसरा वाहन उसमें प्रवेश करने वाला है, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपकी यानी कि एक माइंड सेंस जो होता है, ये सेंस वाला प्रश्न है जिसमें आपको पूछा जाता है ड्राइविंग सेंस, नाम आता है ड्राइविंग सेंस। और ये ड्राइविंग सेंस आपको यहां पे है वो सीखना पड़ेगा, सेंस आपको यहां पर लगाना पड़ेगा, यानी आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज है, उसका प्रयोग यहां पे करना पड़ेगा। गति बढ़ाएं, बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, हेडलाइट जलाएं, ब्रिज पार करें, यह भी नहीं करना है। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, यानी आपको उतावलापन, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको दूसरे वाहन के पुल को पार करने तक प्रतीक्षा करें फिर आगे बढ़े। कितना अच्छा जवाब है, देखो ये हुई ना इंसानियत है, यानी एक मानवता के नाते आप क्या कर सकते हैं, एक भलाई के नाते। तो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक अनिवार्य यातायात चिन्ह किस आकार में होते हैं, आप सभी को पता है जो संकेत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इसमें क्या होता है, गोल आकृति में होते हैं, और ये कौन से होते हैं, आदेश वाले होते हैं, गोल आकृति में आदेश जो संकेत होते हैं। नंबर 2 की बात करता हूं, त्रिभुज में होते हैं और ये चेतावनी वाले होते हैं, ये चेतावनी क्या हो जाएंगे, चेतावनी। नंबर 3 दोस्तों ये वृत्ताकार में होते हैं और ये सूचना के लिए होते हैं। तो ये अब आप पूछा क्या है, यानी अनिवार्य, जो अनिवार्य संकेत है यही आदेशात्मक संकेत होते हैं, क्योंकि जो आदेशात्मक संकेत होते हैं इनका पालन करना अनिवार्य होता है, इसीलिए इन संकेतों को अनिवार्य संकेत भी कहा जा सकता है। यहां पर आपको देखो नाम आया अनिवार्य, नाम आया आदेश, इसके अलावा एक नाम और आता है जिसे मैं बात करता हूं अधिदेशात्मक। अधिदेशात्मक जो संकेत है यह भी इनको बोला जाता है, या इसके अलावा यहां पर नियामक संकेत भी बोला जाता है, क्योंकि ये नियम बनाते हैं। नियम मतलब कि हम नियम का पालन करने के लिए आदेश देते हैं। विनियामक है, यानी पूर्व में बनाए गए नियम है उनका पालन करना, तो ये विनियामक संकेत भी कहलाते हैं, मैंडेटरी भी कहलाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये शब्द आपको क्या है, याद करने हैं। यहां पर कंपलसरी भी इनको कहा जाता है, कंपलसरी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर इनका पालन नहीं करने पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना कौन से में है दोस्तों, ये गोलाकार है, जुर्माना 177 के तहत 500 का जुर्माना, मात्र 500 है भैया, फिर कर देना, ऐसा मत कर लेना भैया, ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न, आप एक तिराहा यानी तिराया की बात हो रही है, पर दाईं ओर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक वाहन बाईं ओर से आ रहा है जिसमें दाईं ओर का सिग्नल दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए, यानी कोई वाहन आ रहा है और वो दाईं साइड में मुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसको जाने देना है, बस मानवता दिखानी है आपको एक अच्छा आदमी बनना है। यहाँ पे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वाहन दाईं ओर न मुड़ जाए, तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गलत हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए भैया, जो वाहन आ रहा तो धीरे बढ़ो, तेजी से बढ़ो, उसके बीच में नहीं आना आपको, यह भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा कि उसके मुड़ने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक सामान्य यात्री कार के लिए इनमें से कौन सा एक विशिष्ट टायर प्रेशर है। टायर प्रेशर दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टायर का प्रेशर होता है ये दोस्तों इसको PSI में मापा जाता है, और इसका नाम होता है पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच। तो ये आपको नाम यहां पर आपको याद रखना है। और जो हल्के वाहन होते हैं इसमें बात करते हैं हवा किससे भरते हैं, साथियों कंप्रेसर से भरी जाती है। कंप्रेसर जो होता है इसके माध्यम से इसमें हवा है वो भरी जाती है। कंप्रेसर को मापा किससे जाता है, एक बर्डेन ट्यूब होती है, बर्डेन ट्यूब होती है, ये लगी होती है आपके गेज में, और वो गेज है वो प्रेशर मापने का काम है
साथियों करता है। अब प्रेशर का मान की बात कर लेते हैं। जो एलएमवी व्हीकल होते हैं, एलएमवी व्हीकल में यहाँ पे 32 से 35 पीएसआई का आपके यहाँ पर हवा होनी चाहिए। यहाँ पे गुड्स मतलब कि मीडियम व्हीकल जीएमवी कह सकते हैं, या जो मतलब कि मध्यम मालवाहन कह सकते हैं, या ये हो जाएगा मीडियम गुड्स व्हीकल एमजीवी। तो इनमें जो टायर प्रेशर होता है वो 60 से 70 के बीच में होता है। जो एचएमवी होते हैं इनमें और भी ज्यादा होता है, और इनमें लगभग आपके 100 से 110 के बीच में यहाँ पे होता है। लेकिन कुछ व्हीकल जो जैसे टाटा 407 है, तो इसमें 77 से यहाँ पर 70 से 75 के बीच में यहाँ पर इसका क्या है, टायर प्रेशर होता है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। यह संकेत क्या दर्शाता है? इसमें क्या किया गया है, एक हाथ तो ऐसे किया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे ऊपर तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि एक हाथ तो ऊपर किया गया है, एक सामने किया गया है। यह हाथ क्या कह रहा है, यह हाथ कह रहा है कि पीछे के यातायात बंद हो जा, और यह यातायात कह रहा है कि भैया सामने का जो यातायात है वो तू रुक जा। मतलब सामने का पीछे का यातायात है उसको रोकना है, यानी कि आगे और पीछे के वाहन रोकने का अनुरोध है यहां पे किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोटर वाहन ईएमवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना आपको। गैस से चलने वाले एवं हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण प्रदूषण है वो अधिक अनुकूल है। पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, प्रदूषण नहीं, पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है, सही बात है। पुराने वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन उत्पन्न वो करते हैं, ये भी सही है। पुराने जो वाहन होते हैं उत्सर्जन है वो कम करते हैं। एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, जो इसका आंसर है साथियों ए और बी दोनों है। क्या है? ए और बी दोनों है। और बोर्ड ने साथियों मैं आपको बताऊं, इस बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब डिलीट क्यों किया है मुझे भी कुछ सेंस लग रहा है। जैसे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक मोटर वाहन की, बात आई है गैस से चलने वाले एवं हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। अधिक अनुकूल है, बिल्कुल सही बात है, लाभदायक है। पुराने वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन उत्पन्न करता है। पुराने वाहन है जो होते थे वो तो भैया बहुत धुआं देते थे और डीजल का कंज्यूम करते थे और प्रदूषण करते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो तो करते नहीं है। तो कम का क्या मतलब हुआ? कम का तो मतलब ये हुआ ये करते तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन करता है क्या? नहीं करता है। इसलिए दोस्तों यहां पे पूछा क्या है, सही कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। लेकिन जो बोर्ड की पहली आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन नंबर क्या है, डी को माना गया था। इसलिए आपको क्या करना है, डी को सही जवाब यहां पे मानना है साथियों। वैसे देखो माना जाए जो हमने फैक्ट लगाया है उसके हिसाब से केवल ऑप्शन नंबर क्या है, 1 सही होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने भी इसको क्या कर दिया है, डिलीट मार दिया है, क्योंकि ये पुराने वाहनों की तुलना में कम उत्सर्जन उत्पन्न करता है। कम करता है मतलब करता तो है लेकिन इलेक्ट्रिक तो नहीं करता, मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा साथियों यहां पर ऐसे। लेकिन डी माना गया है तो ये प्रश्न हम भी क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। आपको याद रखना है गैस और हाइड्रोजन से ये तुलना में क्या करेगा, जो पर्यावरण के अधिक अनुकूल होगा, सही बात है, और ये पुराने वाहनों की तुलना में कम नहीं करता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कारें बहुत सस्ती होती है, ये भी गलत है, यानी सस्ती नहीं होती, महंगी होती है भैया। और दोनों ए और बी ये भी नहीं होगा। उसके हिसाब से यहां पे सबसे जो अच्छा जवाब हो सकता है वो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अगले प्रश्न पे, दिए गए चित्र पर दिखाई गई रेखा द्वारा विभाजित होती है। यहां पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको 2 रेखाएं हैं वो दिखाई दे रही होगी, 2 डबल रेखाएं हैं। इन रेखाओं का आज मतलब कि क्या करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे कि ये साली जो रेखाएं होती है पीली, इनका मतलब क्या होता है। यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, रोड के बीच में अगर 2 डबल रेखाएं आ गई है, रोड के बीच में ऐसे आ गई, ये मार्ग है आपका, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, इस 2 रेखाएं जो है इनको पार तो करना ही नहीं है, लेकिन पार करने के साथ साथ में यहां पर यह भी लिखा है कि जहां पर दोहरी रेखाएं होती है वो अति व्यस्त मार्गों को बताती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो व्यस्त मार्ग होते हैं उनके बारे में उल्लेख है वो करती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जहां पर यह दिख जाए तो वो कौन से मार्ग होंगे दोस्तों, वो एकदम अति व्यस्त मार्ग होंगे और इन रेखाओं को पार करना है वो दोस्तों मनाही होती है। तो दोस्तों इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जहां पर 2 पीली रेखाएं आ जाती है वो जो किनारे पर आ जाती है, किनारे पर इनका अर्थ मतलब अलग होता है, और दोस्तों बीच में आने का मतलब भी अलग होता है। अगर बीच में आ गई है तो मतलब आप इनको पार नहीं कर सकते, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप यू टर्न नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों दिशाओं में मना है,
ओवरटेकिंग क्या है? ओवरटेकिंग क्या है? ओवरटेकिंग के बारे में पूछा साथी यहाँ पे। तो ओवरटेकिंग क्या है? दोनों दिशाओं में क्या है? मना है। एक दिशा में मना है, दाएं तरफ से ओवरटेकिंग अनुमति है, अनुमति है। दोस्तों ऑप्शन एक से जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 22। चिन्ह दर्शाता है, गोल आकृति में 50 बनाए हुए हैं, मतलब अधिकतम गति सीमा का बता रहा है। वाहन को 50 किमी प्रति घंटा की गति पर न चलाएं। वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाएं और वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलाएं और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो यार सारे ही जवाब ऐसे हो गए। वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, यानी कि यही हो गया। देखो, वाहन को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर न चलाएं, यह सही हो जाएगा क्योंकि अधिकतम गति सीमा के बारे में यह उल्लेख कर रहा है। अगला प्रश्न है, जहां भी सड़क पर नीचे दिया गया संकेत चिन्ह दिखाई देता है, यानी आपको एक गाड़ी है जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्या है जाती दिख रही है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब कि इस प्रकार से गाड़ी ये संकेत दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछा है। चिन्ह दिखाई देता है तो चालक को ब्रेक लगाना चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए, गियर बदलकर गति को कम करना चाहिए और वाहन को रोक लेना चाहिए। फिसलन वाली सड़क है तो आपको गियर बदलकर गाड़ी की गति कम कर लेनी है। अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या होता है? इंजन को ठंडा करना, ब्रेक लगाने में सहायता करना, बैटरी को चार्ज करना, इंजन के शोर को कम करना। ऑप्शन सी जवाब सी हो जाएगा। इसका दूसरे में बता देता हूं, ये लो हो चाहे हाई हो, हाई आरपीएम हो, सभी पे बैटरी को चार्ज है साथियों कर सकता है। यानी इंजन चाहे धीमा चले चाहे फास्ट चले, इसको कोई मतलब नहीं, ये बैटरी को चार्ज करेगा तो करेगा साथियों। अगला प्रश्न है, सड़क यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, आवश्यकता होने पर ट्रैक बदलें, वाहन को रोक देना चाहिए। ए और सी दोनों, वाहन को रोकना नहीं है और ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, ये भी गलत है। मतलब आवश्यकता होने पर ट्रैक है, आप बदल सकते हैं टूटी हुई सफेद रेखा होने पर। टूटी हुई सफेद रेखा कैसे होती है? ऐसे होती है टूटी हुई सफेद रेखा। ठीक है, ये मैंने येलो बना दी है लेकिन ये टूटी हुई सफेद रेखा होती है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक वाहन को निम्नलिखित रखरखाव कार्यों में से केवल एक की आवश्यकता होती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन जो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं, आप सभी को पता है जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी धारा दोस्तों यहाँ पे धारा 2 की दोस्तों धारा 2 है, इसकी जो 1 है 2 की उपधारा 1 है, इसमें इसका उल्लेख है किया गया किसका? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इनका। साथ ही यहां पर आपको तेल परिवर्तन है, भैया तेल होता ही नहीं है। ब्रेक पेड निरीक्षण बिल्कुल होता है, नए स्पार्क प्लग है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी जवाब सी हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है इनमें केवल ब्रेक होते हैं, बाकी तेल की आवश्यकता नहीं है, स्पार्क प्लग की, इंजन की, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इनकी नंबर प्लेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक नंबर प्लेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहां पे मैं पीवी की बात करूंगा, प्राइवेट व्हीकल, यानी कि ग्रीन क्या हो जाएगी? आपकी ग्रीन प्लेट हो जाएगी। ये ग्रीन तो आपकी नंबर प्लेट है, ग्रीन पर क्या हो जाएगा? यहां पे व्हाइट हो जाएंगे, ग्रीन पर व्हाइट हो जाएंगे। और सीवी होगा तो यहां पर ग्रीन प्लस येलो हो जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं इनकी जो नंबर प्लेट है वो इस प्रकार होती है। आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने वाला वाहन है बहुत धीमी गति से चल रहा है और आगे का रास्ता ओवरटेक करने के लिए साफ है, तो आपको क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता साफ है, सामने का वाहन धीमा चल रहा है, तो भैया स्पीड बढ़ाकर आगे चला जा। यहाँ पे वाहन को बाईं ओर से पास करें, बाईं ओर से नहीं करना। ओवरटेक हमेशा राइट साइड से किया जाता है, वाहन को दाईं ओर से पास करें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। किसी भी सुविधाजनक तरफ से वाहन को पास करें, लगातार हॉर्न बजाएं जब तक कि पास नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। आप सभी को पता है जो ओवरटेकिंग होती है वो हमेशा बाईं साइड से होती है। एक ही कंडीशन होती है जब लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक कर सकते हैं, यानी कि कोई मार्ग है और इस मार्ग पर एक लेन है और यहां पर कोई गाड़ी जा रही होती है, यहां पे माना कि कोई गाड़ी जा रही है, आप यहां पे जा रहे हैं, ये गाड़ी माना कि यहां से इधर मुड़ने का संकेत कर देती है, तो आप यहां से क्या है आगे निकल सकते हैं इसके लेफ्ट साइड से भी। लेकिन कब? जब आगे चल रहा वाहन ये संकेत दे देता है कि मैं दाएं मुड़ रहा हूं और मुड़ना शुरू कर देता है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है? उसके बाईं ओर से भी ओवरटेक कर सकते हैं। एकल मार्ग है, एकल मार्ग का मतलब क्या है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, वन वे की बात हो रही है, के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर पार्किंग निषिद्ध है,
ओवरटेकिंग निषिद्ध है, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। यानी कोई रास्ता है, यहां पे केवल क्या है, वाहन केवल इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, केवल एक साइड में जा रहे हैं, तो यहां पे गाड़ी साइड में रोक सकते हैं, गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं, लेकिन उल्टा भैया नहीं चला सकते, गाड़ी उल्टा नहीं चला सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एक निजी वाहन के रिकॉर्ड, यानी कि यहां पर पूछा है कि जो प्राइवेट व्हीकल होता है, प्राइवेट व्हीकल के जो दस्तावेज होते हैं, इनके बारे में पूछा साथियों। ये हो गया दस्तावेज। दस्तावेज में आरसी होती है, डीएल होता है, इंश्योरेंस होती है, ये इंश्योरेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका पीयूसीसी होता है, तो ये जरूरी आपके लिए चीजें हैं वो होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पंजीकरण प्रमाण पत्र हो गया, बीमा होगी, पीयूसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आपके सामने आ चुका है। यदि आप किसी अन्य वाहन को खींच रहे हैं तो आप एक रस्सी का उपयोग कर सकते हैं जो आपके वाहन के पीछे से अधिक लंबी न हो। एक गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है, इस गाड़ी को टो करेंगे, जो ये रस्सी है वो 5 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ये नियम है 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। रात के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे पार्क किया जाता है तो एक ही बात याद रखनी है, शब्द आगे है रात के समय, तो आपको क्या करना है, पार्किंग लाइट है वो जला के रखनी है, याद आपको रखना पड़ेगा साथियों। अगला प्रश्न है, जब आपके ब्रेक गीले हो जाते हैं यानी पानी आ जाता है और अपनी कुछ क्षमता वो खो देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपकी पोजीशन ऐसी हो जाए, जब आप गाड़ी को सर्विस करवा के लाते हैं और जब फिर चलाते हैं तो गाड़ी के ब्रेक काम कम करते हैं या करते नहीं है, उस पोजीशन में आपको बार बार ब्रेक पेडल को प्रेस करना है, गाड़ी की गति धीमी रखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से जारी रखें, गति को तेजी से बढ़ाना, कई बार ब्रेक दबाएं, रुकें और उन्हें साफ करें। ऑप्शन सी है इसका जवाब सही हो जाएगा। यदि आप सीधे चक्करदार से पार जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए, परिवेश पर बाएं, बाहर निकलने पर कुछ नहीं, परिवेश पर बाएं, बाहर निकलने पर दाएं, परिवेश पर कुछ भी नहीं, बाहर निकलने पर दाएं, परिवेश पर कुछ भी नहीं, बाहर निकलने पर बाएं। गुरुजी समझ में नहीं आया क्या मामला है, चलो कोई बात नहीं यार, बता देते हैं। ये आपका चौराया है, क्या है, ये आपका चौराया है। ये चौराया ऐसा बनता है, आपको पता होगा, आपने भी बनाया होगा, ऐसे करके इसको ऐसे मिला देते हैं, ये चौराया बन गया। माना कि यहां पर ऐसे कोई डिवाइडर है बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, यहां से भी है, तो आप यहां से आ रहे हैं। अब आपको बताओ, यहां पे एक गाड़ी तो यहां पे जा रही है ऐसे, आप जा रहे हैं इधर से, आप बताओ आपको जाने के लिए कोई रास्ता किधर है, आपको कहीं टर्न लेना है क्या, आपको रास्ता चेंज करना है क्या, नहीं करना, आप इस रास्ते से आ रहे हैं और यहां पे जाने के लिए बस यही रास्ता बचा है, कोई रास्ता नहीं है, मतलब मुझे रास्ता चेंज नहीं करना, मुझे उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। इसलिए जब मैं एंटर करूंगा तो क्या है, यहां पर कोई भी संकेत नहीं दूंगा। जैसे मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हुए यहां बढ़ा, अब मुझे अगर बाहर निकलना तो मैं, क्योंकि अब इस सर्कल में आ चुका हूं, मैं सर्कल मेरा मार्ग हो गया है, अब इसमें मार्ग को छोड़ूंगा, यानी सर्कल को छोड़ना है और मुझे बाहर निकलना है, तो यहां पे क्या करूंगा, मैं लेफ्ट इंडिकेटर है वो देऊंगा, यानी कि एंटर करते समय कुछ भी नहीं और बाहर निकलते समय यहां पे लेफ्ट है दोस्तों, हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा है, परिवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकलने पर बाएं हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका, कार का कौन सा हिस्सा आपकी कार के इंजन से टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करता है। अभी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एक प्रकार की यानी पावर, यानी मैं आपके सामने देखो एक हाथ है, ये हाथ दोस्तों ऐसे आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है ना, यानी कि ये कितनी पावर ले रहा है, ये तो हो गया टॉर्क है, और ये कितना तेजी से घूम रहा है, ये होगी दोस्तों आपकी गति। तो आपको गति और टॉर्क है, इसमें अंतर करना है। ये दोस्तों आपकी गति है, क्या है, गति है। जैसे मैं तेजी से बोल रहा हूं तो दोस्तों ये क्या है, ये मेरी गति है, और दोस्तों मेरे अंदर पावर कितनी है बोलने की, ये मेरा टॉर्क हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पे टॉर्क को टायर में कौन ट्रांसफर करता है, मफलर, एक्सल, अल्टरनेटर, कैलिपर, तो एक्सल जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोहरे की स्थिति में रात में हाई बीम के साथ ड्राइविंग करना क्या हो जाएगा। कोहरे में रात में हाई बीम, कोहरा भी है, केवल कोहरा आ जाए तो भी हम तो है हाई बीम में नहीं चलाते, रात में तो और चला सकते हैं लेकिन कोहरे में नहीं चलाते। अच्छा है, गलत हो जाएगा, अच्छा कैसे यार, खराब है क्योंकि ये वापस प्रतिबिंबित करता है और चक्काचौंध करता है,
ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। चक्काचौंध क्या होता है? आपकी आंखों में क्या है, मतलब कि आंखों को दिखता नहीं है, जो सामने कुछ भी आ गया है हाई बीम पर करने से क्या है, जो आपका कोहरा होता है, जो धुंध होती है, उस धुंध से वो प्रकाश टकराएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं कोहरे में बात आ जाए, बारिश में बात आ जाए, तो आपको हेडलाइट को लो बीम पे रखना है, नीचे की बीम पे रखना है, और इस लो बीम को ही दोस्तों यहां पर डिप्ड बीम कहा जाता है। यह भी आपको नाम है वो याद रखना है, हिंदी में भी दोस्तों लिख देता हूं मैं, डिप्ड। दोस्तों ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत। बाएं मुड़ना है यानी आप ऐसे जा रहे हैं, आपको इस साइड में मुड़ना है, क्या करेंगे दोस्तों? पहली बात, अगर दाएं मुड़ना है आप केवल क्या करते हैं, यहां पे हाथ को हथेली आगे और हाथ को ऐसे बाहर निकाल देते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलो ठीक है, ये हाथ बाहर निकाल दिया, मतलब कि राइट साइड में मुड़ना है। इस हाथ को आप क्या करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। भाई मैं क्या जाऊंगा यहां पे लेफ्ट साइड में मुड़ने वाला हूं, मतलब अपने हाथ को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हाथ हथेली नीचे और ऊपर नीचे करता हूं, मतलब वाहन को धीमा करना है, वाहन को धीमा। हम समकोण पे, हथेली सामने, मतलब वाहन को रोकना चाह रहे हैं, तो यहां पे ये संकेत होते हैं। तो बाएं मुड़ने का हाथ का संकेत, पीछे की ओर संकेत करता हुआ दाहिना हाथ, सनरूफ के बाहर बाएं हाथ से संकेत करते हुए, वाहन की छत के ऊपर दाएं हाथ से संकेत करते हुए, दाहिने हाथ को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए, ये हो जाएगा बाएं साइड का क्या हो जाएगा, दाहिने हाथ को घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि जो घड़ी तो ऐसे घूमती है, हम इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी भैया मैं उधर जाऊंगा ऐसे, उधर जाऊंगा। ठीक है, ये बात आपको करना है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 है, आपको सबको दिख रहा है, पी बना हुआ है और यह एरो है जो दोनों साइड में जा रहा है, यानी पी यानी पार्किंग, एरो यानी इधर भी उधर भी, दोनों ओर पार्किंग की अनुमति है। ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। कार के आगे की ओर बहुत नीचे सड़क के नजदीक लगी लाइट को क्या कहते हैं? जो आपकी कार होती है उसके दो हेडलाइट होती है, ये जो दो हेडलाइट होती है इनके नीचे यहाँ पे लाइट लगी होती है, ये दोस्तों कहलाती है फॉग लाइट है। और ये फॉग लाइट का प्रयोग कहां होता है? कोहरे में या धुंध में दोस्तों इसका प्रयोग है वो किया जाता है, तो ये होती है फॉग लाइट। अगला प्रश्न, इंजन को ठंडा रखने में मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन चालित एलएमवी कार का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? यानी इंजन को ठंडा रखने के लिए मफलर, अल्टरनेटर, कैटेलिटिक कन्वर्टर, रेडिएटर, सभी को पता है रेडिएटर इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें कूलेंट भरा जाता है। सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर या विरोध आंदोलन या किसी भी प्रकार की हड़ताल के निशान के रूप में एक परिवहन वाहन को छोड़ना जो कि जनता या यात्रियों या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा या असुविधा का कारण बनता है, तब दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों जुर्माना लगाया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन पुलिस अधिकारी को आपका वाहन जब्त करने का अधिकार देता है? आपके वाहन को कब जब्त किया जा सकता है? क्या लाइसेंस नहीं होने पर किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? आपके पास में आरसी नहीं है तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे माना कि एक तो आरसी है, आरसी नहीं होगी तो जब्त हो सकता है, फिटनेस नहीं होगा तो भी जब्त किया जा सकता है, लेकिन जो आपका डीएल है, आपका परमिट होता है या आपकी जो मतलब कि पीयूसीसी होता है, इनको आपसे थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। मैं ये आपको यहां पर कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, मैंने परमिट को गलत लिख दिया है। परमिट भी नहीं होगा तो भी आपका वाहन है उसको रुकाया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। यानी केवल लाइसेंस और जो आपका क्या है पीयूसीसी, इन दो के नहीं होने पर आपका वाहन जब्त नहीं होता है, केवल जुर्माना लगाया जाता है। तो यहां पर ध्यान देना है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? जब आप तेज गति से चला रहे हैं, यदि आप लाल बत्ती को अनदेखा करते हैं, वैध पंजीकरण नहीं होने पर, यदि आप उत्सर्जन परीक्षण में असफल होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वैध पंजीकरण नहीं होने पर, मतलब कि आरसी नहीं होने पर। आरसी नहीं होने पर धारा 192 में लगती है और धारा 192 में 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। सभी को पता है रियर व्यू क्या होता है दोस्तों? पीछे। और ये कहां लगा होता है? केबिन में लगा होता है। केबिन कौन से में दोस्तों? आप जहां पर ड्राइविंग सीट होती है उसके बगल में आपका मुंह देखने के लिए कि मैं कैसा दिखता हूं, उस कांच में ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लिया जाता है, चेहरा देखने के लिए नहीं होगा।
पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए, पिछली सीट के यात्रियों को देखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब सी हो जाएगा पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने के लिए। ठीक है, तो आप कह दोगे पीछे की सीट पे कोई अच्छा आदमी बैठ जाता है तो क्या गुरुजी देख सकते हैं क्या? देख तो सकते हैं, लेकिन ये देखना दुर्घटना से कम नहीं होगा। आप दुर्घटना कर सकते हैं अपने वाहन से। तो आपको पीछे चाहे कितना ही सुंदर कोई व्यक्ति बैठा रहे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केवल इसका प्रयोग कहां करना है? जो आप गाड़ी के पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसको देखने में इसका प्रयोग है वो दोस्तों करना है। यहां पर आपकी गाड़ी में कोई बैठा है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छी ड्राइविंग करनी है। आप एक ड्राइवर है और ड्राइवर के अनुसार ही आपको गाड़ी का प्रयोग है वो करना है। अगला प्रश्न, मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन यानी जिसमें गियर को हाथ से बदला जाता है वाली कार में गियर बदलने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो सभी को पता है हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं। क्लच को दबाया फिर गियर चेंज किया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देखना है, यहां पे दोस्तों उल्टा कर रहा हूं मैं, ये हाथ होता है, इससे गियर चेंज करते हैं। ये आपका लेफ्ट पैर होता है, क्लच से दबाई और ये गियर डाला, वापस छोड़ी, रेस्ट लगाई, फिर गियर डाला, मतलब क्लच दबाई गियर डाला। इस प्रकार से जो क्लच होती है इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? गियरों को बदलते हैं। किसमें दोस्तों? मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल यानी जिसमें हाथ से गियर को चेंज वो किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाहन शून्य उत्सर्जन करता है? मतलब उत्सर्जन करता ही नहीं है। वो अभी पीछे वाहन जो आया था ना, अभी मैंने कहा था इसका जवाब ये होगा वो होगा, जो डिलीट मैंने प्रश्न करवाया था। अब देख लो, ये एग्जामिनर जो होते हैं ये अपने प्रश्न में खुद ही फंस जाते हैं। इनको खुद को पता नहीं है किसका क्या करना है। जीरो उत्सर्जन किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। और वहां क्या देख रखा था? कम उत्सर्जन। कम का मतलब तो करता है, इसीलिए वो प्रश्न क्या हो गया है? डिलीट कर दिया गया साथियों। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो प्रश्न काफी कंफ्यूजेबल है, वो डिलीट मारा जाता है उस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 45, आपके अल्टरनेटर, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग, कूलिंग फैन को पावर करने वाले बेल्ट से यानी कि वी बेल्ट या सर्पेंटाइन बेल्ट जो होते हैं आपको कब बदलने चाहिए? जो आपकी बेल्ट लगी होती है घुमाने के लिए, यानी कि किन्हीं चीजों को घुमाने की, जैसे आपके क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आपका वाटर पंप लगा होता है या रेडिएटर जो फैन लगा होता है, इनको जो घुमाया जाता है, तो दोस्तों इनको घुमाने के लिए जो व्हील बेल्ट होती है या सर्पेंटाइन जो बेल्ट होती है, इनको दोस्तों कब बदलना चाहिए? प्रत्येक बार जब कार सर्विस करवाएं, ऑयल बदलने के दौरान, जब बेल्ट चिकना, चिपचिपा, चमकता हुआ दिखता है, अत्यधिक दरारें, खंडन दिखाई दिए, तो दोस्तों बदल लेना चाहिए। सारे ही जवाब बता दिए भैया, ये तो अपने आप ही जवाब देख के चला गया। प्रश्न 46, फिसलन भरी सड़कों पर चलने के लिए सबसे अच्छी ड्राइविंग है वो तकनीक कौन सी होती है? फिसलन भरी, गाड़ी फिसल सकती है तो यहां पर लगातार ब्रेक लगाएं, गियर बढ़ाना, गियर घटाना, गाड़ी को जितना तेज हो उतना तेज चलाएं। भैया ऐसा मत कर लेना, गियर आपको क्या है? घटाकर गाड़ी चला सकते हैं धीमी गति से। अगला प्रश्न है, निम्न चिन्ह दर्शाता है, सभी को पता, गोल आकृति, एक एरो जा रहा है, एक एरो ऐसे आगे जा रहा है, इसको काट दिया गया, मतलब भैया आगे मत जाना। ओवरटेकिंग यहाँ पे क्या है? मनाही होती है। दाहिनी ओर से प्रवेश वर्जित, बाईं ओर से प्रवेश निषेध, ओवरटेक करना प्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब साथियों हो जाएगा। हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों कई तो कहते हैं वाहन को रोकने के लिए, वाहन को आपातकालीन स्थिति में रोकने के लिए। भैया ये नाम आता है आपातकाल में रोकना, वाहन को आपातकाल में रोकना। क्या सही है क्या? कमेंट सेक्शन में बताएं। आपातकाल में रोकना इसका क्या जवाब सही हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो इसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, मैं तो इसको गलत करता हूं। सही जवाब क्या होगा? मेन ब्रेक के या मुख्य ब्रेक के फेल होने, मुख्य ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो काम नहीं करते, तब आप आपातकाल में रोक सकते हैं। अदरवाइज आप आपातकाल में मेन ब्रेक लगाएं, क्योंकि आप जब पार्किंग लगाएंगे उससे पहले आप पैर वाले ब्रेक से गाड़ी को आसानी से रोक सकते हैं। और ये जो आपके पार्किंग ब्रेक होते हैं इनसे आपकी गाड़ी रुक यानी कि गिर सकती है, आप दुर्घटना कर सकते हैं। लेकिन जो आपके फुट ब्रेक है उनसे कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसलिए गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को पार्क करने के लिए, यही इसका जवाब साथियों होगा। यानी गाड़ी जब पार्क की जाती है तो यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर जो हैंड ब्रेक होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हैंड ब्रेक है, इसको ही दोस्तों क्या बोला जाता है? पार्किंग ब्रेक के नाम से जाना जाता है। इनका प्रयोग कब किया जा सकता है? गाड़ी को पार्क करते समय या मुख्य ब्रेक के फेल हो जाने पर सावधानी के साथ आपातकाल में वाहन को रोकना जरूरी है तो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 49,
कार में मफलर का मुख्य काम क्या होता है? आप सभी को पता है मफलर का काम होता है इंजन से निकलने वाली तेज ध्वनियां, निकलने वाली तेज या खतरनाक गैसें या उनके अंदर जो आग की चिंगारियां होती है उनको ये क्या कर लेता है? मफ कर लेता है। MUF, मफ यानी उनको शांत कर देता है, उनको दबा देता है कि भैया रुक जा, तो यहां पे शांत हो जा, शांत होकर वातावरण में जा, ताकि आमजन को आपके कारण कोई समस्या ना आए। तो ये मफलर जो होता है दोस्तों, मफलर क्या काम करता है? मफलर काम करता है शोर को कम करना, बैटरी को चार्ज करना, फ्यूल में किफायती करना, ब्रेक लगाने में सहायता। तो शोर को कम करने का काम ये करता है, गैसों को शांत करने का काम करता है, आवाज को कम करने का काम करता है। आवाज कम का भी ऑप्शन है वो दोस्तों यहां पे आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। नंबर 50 है, ये यह संकेत करता है, अभी मैंने बताया था, ये हाथ है और ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब क्या है? वाहन को धीमा करना। क्या हो जाएगा? वाहन को धीमा करने का इरादा है। ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न करे हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों आप अगर हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज मिलती है, टेस्ट मिलते हैं, बुक मिलती है, बहुत ही शानदार बुक है जिसको पढ़कर आप, रामबाण बुक है, पढ़कर आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हैं। बेस्ट वन लाइनर हम देते हैं। बेस्ट वन लाइनर हमारे पास में एक ऐसी बुक है जो रामबाण का काम करती है। एग्जाम रिव्यू बुक हमारे पास में है, एग्जाम रिव्यू, जिसमें पूरे भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का निचोड़ उसमें है। फुल सिलेबस की बुक भी दोस्तों यहां पे आपको यहां पर प्रोवाइड होती है। इसके अलावा MVA एक्ट, जो एक्ट है, इसकी भी स्पेशल बुक है, हमने लॉन्च कर रखी है। तो इस प्रकार से है हमारे पास में बुकों का क्या है? ड्राइवर बुकों का भंडार है। तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन आप ये प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। 40 ओल्ड पेपर है जो किसी के पास नहीं है। ओल्ड ड्राइवर पेपर जो होते हैं वो पेपर प्लस उनका क्या है? वीडियो सॉल्यूशन यहां पे आपको मिलता है। तो ये चीजें सारा का सारा जो कंटेंट है आपका ड्राइवर पार्ट जो 50 अंकों का है साथियों, ये 50 अंकों का जो ड्राइवर पार्ट है वो कंप्लीट हम करवाते हैं। और ये करवाने के लिए आपको मात्र हमारा ऐप डाउनलोड करके 333 रुपए का अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा और आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इस बैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इस बैच में टोटल 90 क्लासें हैं। हर क्लास लगभग 90 मिनट की है, मतलब कि कोर्स कितने घंटे का है? 45 घंटे का कोर्स है। आप डबल की स्पीड से भी देखते हैं, मात्र 25 घंटे में आप पूरा कोर्स कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप अपने सपने को साकार करने के लिए आप हमारा कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़कर आपकी जो मंजिल है उसको पार करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एक नया कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहाना है मात्र 333 का, और हम एक अच्छी तरीके से आपको यहां पर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिनसे कि आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? तुरंत जो हमारा ऐप है स्टडी एट होम, इसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में इसके अंदर कोर्स को ज्वाइन करें। इसके अलावा बता देता हूं मैं, अब हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स जो है साथियों, आपको यहां पे इस जो 333 का कोर्स है इसके साथ में आपको फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। तो यहां पर आपको डरना नहीं है। लगभग आज तारीख हो गई है 29 सितंबर, 29 सितंबर हो चुकी है। लगभग 7 से 8 जो अक्टूबर होगा इसके आसपास हम क्रैश कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। और मात्र आपको दोस्तों इस क्रैश कोर्स को मात्र 12 से 15 घंटे में आपका कंप्लीट सिलेबस है वो रिवाइज कराने का हम आपसे वादा करते हैं। तो आपने अगर ये 333 का कोर्स ले लिया है तो ये कोर्स जो है वो आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन आप इसे अलग से भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैं चाहूंगा आप कंप्लीट सिलेबस लेके पूरा का पूरा कंटेंट जो राज सर का मेहनत है, राज सर ने जो 5 साल में मेहनत की है, वो कंटेंट आपको मात्र 333 में मिलता है। और आराम से आप मात्र आप 30 से 35 घंटे में पूरा कोर्स है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके के साथ में आप एग्जाम को देख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो भारत माता की जय बोलें और स्टडी एट होम जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में लिख दें साथियों।